नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अदम्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश सरेन और आज हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 7 पढ़ेंगे। लगातार हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं और अभी आज हम लोग 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। लगभग हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अब एक ये वाला चैप्टर बचा है और अभी उसके बाद में सीधा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो आज अपनी एनसीईआरटी निकालिए, उसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर निकालिए और मेरे साथ साथ में अपने काम धंधे पर लग जाइए। बहुत सी शानदार सी स्लाइड है, शानदार से सर है। अब तो आप सर को जानने लग गए होंगे और अभी तक भी नहीं जाना तो इसमें आपकी कमी है, इसमें सर फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं आज का खेल। खेल ये है कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। बेसिक सी बात है, छोटे मोटे से चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया होगा। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है, सबसे सिग्निफिकेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट फीचर में से एक फीचर ये भी है मूवमेंट। बहुत ही बढ़िया। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। चाहे एनिमल हो या फिर चाहे प्लांट हो, ये दोनों के दोनों बहुत ही बड़ी संख्या में आपको मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कोई प्रोटोप्लाज्मा की क्या होती है, स्ट्रीमिंग होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अमीबा जो है वो मूवमेंट की एक बहुत ही सिंपल फॉर्म बताता है। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि सीलिया का मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, टेंटिकल्स का मूवमेंट होता है, आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा दिखाया जाता है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी कई सारी चीजों को मूव करते हैं, जैसे कि लिम्स को मूव करते हैं, जॉ को मूव करते हैं, आईलिड्स को मूव करते हैं, अपने टंग को मूव करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, मूव करते हैं। बहुत ही बढ़िया। सम ऑफ द मूवमेंट रीजन इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कभी कभी कुछ मूवमेंट ऐसा भी होता है जिसमें आपका जो प्लेस है या फिर आपकी जो लोकेशन है वो बदल जाती है। ध्यान से समझना, आपका जो प्लेस है या फिर आपकी जो लोकेशन है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं एंड सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। और उस वॉलंटरी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मोशन। लोकोमोटरी मूवमेंट्स के अगर आपको एग्जांपल पूछे तो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और फ्लाइंग और स्विमिंग, ये सब क्या है, एग्जांपल है। देखो एग्जामिनर एग्जांपल के ऊपर भी सवाल बता सकता है कि जैसे आपके एग्जांपल आ गया कि फ्लाइंग क्या है बताओ, तो फ्लाइंग लोकोमोशन है या फिर मूवमेंट है, तो फ्लाइंग एक लोकोमोशन है। बहुत ही बढ़िया। उसी प्रकार से ऐसा आ सकता है कि जॉ का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या है, तो वो मूवमेंट है। समझे। अब आपको और भी सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे मैं अब यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब इस हाथ को मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इस हाथ को ऐसे किया, ऐसे किया। अब जैसे मैंने क्या किया, जैसे मेरा चेहरा है वो ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में कुछ मैं जैसे ही बोल रहा हूं तो मेरी टंग क्या है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका भी मूवमेंट हो रहा है। मेरी जॉ ये पूरा जैसे ही बोल रहा हूं तो ये सब कुछ हिल रहा है पूरा, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैं कुछ भी एक्सप्रेशन दे रहा हूं उसमें मेरी जगह नहीं बदल रही है। मैं एक ही जगह पर खड़ा हूं और मैं कुछ भी एक्सप्रेशन दे रहा हूं, देखो हाथ का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मेरी जगह नहीं बदल रही है, मैं कांस्टेंट जगह पर हूं। तो ऐसी सारी चीजों को क्या कहते हैं, मूवमेंट होना। लेकिन लोकोमोशन का मतलब ये है कि मान लो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते 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 यहां तक आया, फिर मैं वापस चलते 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 बैक चला गया। तो अब देखो यहां से चलना शुरू किया, यहां पर आके रुक गया। तो पहले शुरू कहां से किया था, यहां से किया था, रुका कहां पर, यहां पर। तो पहले मेरी जगह कहां थी, वहां पर थी, अब कहां है, यहां पर है। इसका मतलब मेरी जगह क्या हो गई, चेंज हो गई, मेरी लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको मैं क्या कहूंगा, लोकोमोशन कहूंगा। तो अब आपको मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर बेसिकली डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं।
देखो, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको अलग होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मूवमेंट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका ही जब प्लेस बदलता है तो लोकोमोशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम, अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं तो सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड। तो उसमें क्या होता है कि जब फूड का मूवमेंट करना होता है किसमें, पैरामीशियम में, तो उसकी हेल्प कौन करता है, सीलिया उसकी हेल्प करता है थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। वो किसके द्वारा हेल्प करता है, साइटोफेरिंक्स के द्वारा मदद करता है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। हाइड्रा क्या करता है, टेंटिकल का यूज करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन, और अपने टेंटिकल्स को ही लोकोमोशन के लिए भी क्या करता है, यूज करता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन अवर बॉडी पोस्चर। हम क्या करते हैं, हम लिम्स का यूज करते हैं हमारे बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए एंड लोकोमोशन के लिए भी। The above observation suggest that, और ये ऊपर वाली जितनी भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई है ये सब ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टेटेड सेपरेटली, कि आप मूवमेंट और लोकोमोशन को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। इससे हमें ये पता चलता है ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। The two may be linked by stating that all locomotions are movement but all movements are not locomotion। आपके सवाल इस लाइन से आएगा, इस दो लाइन से, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशन होते हैं, ऑल लिखा है, ऑल लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो सब क्या है, मूवमेंट है। लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। सारे लोकोमोशन मूवमेंट है लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहां से सवाल आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपने हैबिटेट के हिसाब से लोकोमोशन करते हैं। पानी में रहने वाले अलग लोकोमोशन करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल अलग लोकोमोशन करते हैं। एंड द डिमांड ऑफ दिस सिचुएशन, और वो सिचुएशन के हिसाब से भी लोकोमोशन करते हैं कि सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से वो लोकोमोशन करना पसंद करते हैं। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। जनरली लोकोमोशन किस लिए होता है, खाने की तलाश के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग की ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, या फिर किसी एनिमीज से या फिर प्रीडेटर से बचने के लिए। इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, लोकोमोशन करने की जरूरत पड़ती है। अब आ जाइए टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर तीन मेजर टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है अमीबॉइडल, सिलियरी और मस्कुलर। ये तीन टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। पहला मूवमेंट होता है अमीबॉइडल, दूसरा होता है सिलियरी और तीसरा होता है मस्कुलर। ये तीन प्रकार के आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, सिलियरी, मस्कुलर और अमीबॉइडल। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़िए। सब स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, लाइक मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के जैसे, एंड ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स की तरह इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर, जो एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट। तो आपको पूछ सकता है कि अमीबॉइडल मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, तो बताना है कि मैक्रोफेज के अंदर और ल्यूकोसाइट के अंदर आपको ये मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये सारा पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इट इज अफेक्टेड by pseudopodia formed by the streaming of protoplasma। जब प्रोटोप्लाज्मा की स्ट्रीमिंग होती है तो उससे जो स्यूडोपोडिया बनता है, उस स्यूडोपोडिया से ही ये सारी चीजें क्या होती हैं, इफेक्ट करती हैं, जैसा कि अमीबा में देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स की तरह जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट में। तो बेसिकली अमीबॉइडल मूवमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं ये आपको याद रखना है। मैं AM करके लिख लेता हूं, AM का मतलब हो गया अमीबॉइडल मूवमेंट। उसके एग्जांपल याद रखना, मैक्रोफेज में होता है, ल्यूकोसाइट में होता है, और माइक्रोफिलामेंट्स मतलब साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये सारे एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए सिलियरी मूवमेंट की बात करते हैं। अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ज्यादातर हमारे जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर ये अपने को देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में देखने को मिल जाते हैं।
है। मोस्ट ऑफ दी हमारे जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है उसके अंदर सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है और ये लाइन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम से। तो सिलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? हमारे जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है और ये लाइन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। बहुत ही बढ़िया, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया। अब देखिए ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, सीलिया का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने को मिल जाता है। हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या करता है, वो डस्ट पार्टिकल्स को हेल्प करने में मदद करता है। एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस जो कि इनहेल होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में, उसको सीलिया क्या करता है, ट्रैकिया से हटा देता है। बहुत ही बढ़िया। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलिएटरी मूवमेंट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब, उसमें जो ओवा जैसे ही आती हैं तो वहां पर भी आपको सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया। मूवमेंट ऑफ अवर लिम्ब, जॉ, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। अब ये हो गया सिलिएटेड मूवमेंट। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मतलब सिलिएटेड मूवमेंट। अब आ जाइए मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है। मस्कुलर मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना कि हमारे लिम्स, हमारे जॉ, हमारी टंग, ये सब क्या करती हैं, मस्कुलर मूवमेंट करती हैं। बहुत ही बढ़िया। एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन। हमारे लोकोमोशन के लिए मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्शन करने की उसके अंदर प्रॉपर्टी है, उसको भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कई प्रकार के अदर मूवमेंट्स भी किए जाते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स, और कई सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। देखिए मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, जब इन तीनों की एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होगी तो उससे लोकोमोशन होगा। बेसिकली लोकोमोशन करने के लिए आपकी मसल्स, आपका न्यूरल सिस्टम और आपका स्केलेटल सिस्टम, ये तीनों सिस्टम एकदम परफेक्ट तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने चाहिए, तब आपकी बॉडी का लोकोमोशन होगा। बहुत ही बढ़िया। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। इस चैप्टर में आप टाइप ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मसल के ऊपर कि मसल क्या होती है। आ जाइए, मसल क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा कि जिम विम जाओ, बॉडी बनाओ, मसल्स बनाओ, डंबल चुकाओ, मसल्स बनेगी, ये बाइसेप, ये ट्राइसेप। तो ये सब क्या होता है, देखिए यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane। आपने पढ़ा है कि जो cilia और flagella होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की क्या होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं। वो सेल मेम्ब्रेन की क्या है, आउटग्रोथ है। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। देखिए एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट का मतलब है ऐसा मूवमेंट जो फ्लैजिला के द्वारा हो रहा है। वो क्या हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट के मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, कैनाल सिस्टम के अंदर, किसके, स्पॉन्जिस के कैनाल सिस्टम के अंदर, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्टा के लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और उसका एग्जांपल कौन है, यूग्लिना है। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो मसल है वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है मेसोडर्मल ओरिजिन की। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का 40 से हमारे जो बॉडी वेट है, हमारा जो बॉडी का वेट है, मतलब मेरे शरीर का जो वजन है या आपके शरीर का जो वजन है, उस वजन का लगभग 40 से 50%, मतलब आधा हिस्सा जो है ह्यूमन एडल्ट का, वो मसल्स के द्वारा ही कंट्रीब्यूट होता है। बहुत ही बढ़िया। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी है जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब आपकी मसल्स जो है वो एक्सटेंड हो सकती हैं, एक्साइट हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एंड इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिक की तरह ऐसे खींची भी जा सकती
हैं। ठीक है, ये देखिए ये मसल्स है, ये देखो इलास्टिक की तरह ऐसे खींची भी जा सकती हैं, ये ऐसे देखिए ये ऐसे एक्सटेंड भी हो सकती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी वेट का लगभग आधा हिस्सा आपकी मसल्स कंटेन करती है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को जो है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, किसी एक क्राइटेरिया में क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि लोकेशन देखनी पड़ेगी, अपीयरेंस देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज की जो रेगुलेशन हो रही है उसका नेचर देखना पड़ेगा, और उन सब के आधार पर हम मसल को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अगर मैं लोकेशन के आधार पर बात करूं तो 3 टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। लोकेशन के बेसिस पर मसल्स को 3 प्रकार में आइडेंटिफाई किया गया है, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। ध्यान रखना 3 प्रकार है मसल्स के, एक होता है स्केलेटल, एक होता है विसरल और एक होता है कार्डियक। लेकिन ये तीनों टाइप की जो मसल्स हैं, ये तीनों टाइप की मसल्स लोकेशन के बेसिस पर देखी गई है। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्केलेटल मसल्स। अब देखिए स्केलेटल मसल्स क्या होता है, आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपाउंड्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं स्केलेटल कंपाउंड के साथ में ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्केलेटल कंपाउंड है उसके साथ में जुड़ी हुई है। They have a strict appearance under the microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट अपीयरेंस शो करती है एंड हेंस आर कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स, और इसीलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। As their activities are under the voluntary control. अब जो स्केलेटल मसल्स हैं उसकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होती है, और वॉलंटरी कंट्रोल किसके अंदर होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, एंड दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, और इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। तो बेसिक सी बात है, स्केलेटल मसल्स को आप लोग स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट अपीयरेंस होता है, और आप इसको वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आती हैं। दे आर primarily involved in locomotory actions and changes of body postures. ये क्या करती हैं, हमारी लोकोमोटरी जो एक्शंस हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और हमारे बॉडी का जो पोस्चर्स है उसको भी क्या करती हैं, चेंज करती हैं। तो स्केलेटल मसल्स आपको समझ में आ गया। अब दूसरी मसल है विसरल मसल। अब देखिए विसरल मसल्स क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी स्टडी करते हैं, ध्यान से समझिए। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन। हमारी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी जो उनकी इनर वॉल्स हैं होलो वाली, उस इनर वॉल्स के अंदर विसरल मसल्स पाई जाती है। विसरल ऑर्गन की इनर वॉल में विसरल मसल्स पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया। लाइक द एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, एक्सेट्रा, उसके अंदर विसरल मसल्स देखने को मिल जाती हैं, एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। ये जो होती हैं ये किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेशन एग्जिबिट नहीं करती या फिर स्ट्राइशन मतलब खिंचाव एग्जिबिट नहीं करती, एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, और ये बहुत ही स्मूथ होती हैं अपीयर करने पर, हेंस दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, और इसलिए इसको स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो आपको दूसरे नाम भी याद रखने हैं, विसरल मसल को स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, एंड देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। और हमारे नर्वस सिस्टम का जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है उसमें इसकी एक्टिविटी नहीं आती, मतलब ये क्या होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। बहुत ही बढ़िया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। तो विसरल मसल्स को स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं, और इसको इनवॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं, एंड दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो गट होती है उसमें जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें ये मदद करता है गैमेट्स थ्रू द जीनाइटल ट्रैक्ट, और जो जीनाइटल ट्रैक होता है उसमें जब गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें भी ये हमारी मदद करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द सेम सजेस्ट। अब थर्ड पॉइंट, पहले हो गई स्केलेटल मसल, दूसरी हो गई विसरल मसल, अब थर्ड आ जाइए कार्डियक मसल। अब सर जी कार्डियक मसल क्या होती हैं, तो कार्डियक मसल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आर दी मसल्स ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट की, देखिए कार्डियक से सीधा आपको समझना है हार्ट, पल्मोनरी से सीधा आपको समझना है लंग्स, एड्रेनल से सीधा आपको समझना है किडनी, और आपको जैसे
और भी कई सारी चीजें हैं, उनसे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये है रेस्पिरेशन से सीधा ब्रीथिंग वाला सिस्टम कनेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक शब्द आते हैं आपको हार्ट से रिलेट करना है, तो कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? हार्ट की मसल्स होती है, आपके दिल की मसल्स होती हैं। एंड मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। आपकी कार्डियक मसल्स के कई सारे जो सेल्स हैं वो एक ब्रांचिंग में क्या होते हैं? असेंबल होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं तो फॉर्म अ कार्डियक मसल, ताकि वो इकट्ठे होकर क्या बना सके? कार्डियक मसल बना सकते। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अगर मैं अपीयरेंस के आधार पर देखूं तो कार्डियक मसल आर स्ट्रिएटेड। कार्डियक मसल क्या होती है? स्ट्राइटेड होती है, बहुत ही बढ़िया। एंड दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, और ये इनवॉलेंटरी होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। इसका मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कार्डियक मसल की एक्टिविटीज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, वो इनवॉलेंटरी होती है, वो खुद के कंट्रोल में होती है। सीधी सी बात ये है। लेट अस एग्जामिन ए स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे हैं? उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। एंड ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल्स, बंडल्स एंड फेसिकल्स। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं वो कई सारे मसल, बंडल्स और फेसिकल्स से मिलकर बनती हैं, और ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाते हैं। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाते हैं और उसको कहते हैं फेसिया। जब फेसिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनती है और उसको हम क्या कहते हैं? फेसिया कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। ईच मसल बंडल, जितने भी मसल बंडल होते हैं वो कंटेन करते हैं नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को, कई सारे मसल फाइबर को कंटेन करते हैं। एंड ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जितने भी मसल फाइबर होते हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होते हैं। तो ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। बहुत ही बढ़िया। जितने भी मसल फाइबर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होते हैं, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्मा। और ये सार्कोलेमा कहाँ होता है? सार्कोप्लाज्मा के अंदर होता है। बहुत ही बढ़िया। मसल फाइबर इज ए सिनकाइटियम एज द सार्कोप्लाज्मा कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। ये मसल फाइबर सिनकाइटियम होते हैं, और जो साइकोप्लाज्मा होती हैं वो कई सारे न्यूक्लियाई को क्या करती हैं? कंटेन करती हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर। हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लोग मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल फाइबर का, वो क्या है? कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है। तो पूछ सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में आए तो टिक मारना, और अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए ऑप्शन में तो टिक मारना। और एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो दोनों भी ऑप्शन में दे देगा, दोनों नहीं देगा, तो आप वो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasma. सार्कोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि कई सारे फिलामेंट्स पैरेलली अरेंज होते हैं, और ये वाली चीजें क्या करती हैं? ये बेटा जी मसल फाइबर के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स कहा जाता है, या फिर फिब्रिल्स कहा जाता है। इनको हम लोग मायोफिलामेंट्स कहते हैं, या फिर इनको हम लोग क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑफ इट। हर एक मायोफिब्रिल जो होती है उसमें डार्क और लाइट बैंड होती है, और वो अल्टरनेट होती है, जैसे एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसे अल्टरनेट इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलती हैं। A detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution of pattern of two important proteins. अब हमने क्या किया कि इस मायोफाइब्रिल की डिटेल में स्टडी की, और उसकी वजह से हमें यह पता लगा कि मायोफाइब्रिल के अंदर जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है वो इस कारण की वजह से है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन का क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और उस प्रोटीन का नाम है, एक तो है एक्टिन और एक है मायोसिन। एक कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन, और एक कौन सा प्रोटीन है? मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन
ये जो लाइट वाला बैंड है ये किसको कंटेन करता है, एक्टिन प्रोटीन को कंटेन करता है एंड इज कॉल्ड एज आई बैंड, और इसलिए इसको लाइट बैंड को आई बैंड कहा जाता है और आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। तो आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड या फिर लाइट बैंड तीनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन कंटेन करता है, जबकि जो डार्क बैंड है उसको ए या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंटेन करता है मायोसिन नाम के प्रोटीन को। ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये कंटेन करता है मायोसिन नाम के प्रोटीन को। यहां तक क्लियर है? बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये दोनों जो प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ये दोनों ही प्रोटीन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स। और जो मायोफिब्रिल का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उससे भी ये क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। देखिए जो एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, थिनर का मतलब होता है पतला, और किसके कंपेयर में, मायोसिन फिलामेंट के कंपेयर में, एंड हेंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थिन एंड थिक फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली। इसीलिए एक्टिन को आप थिन फिलामेंट कह सकते हैं और मायोसिन को थिक फिलामेंट कह सकते हैं, क्योंकि मायोसिन का फिलामेंट थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए थिक फिलामेंट कहलाएगा, और एक्टिन वाला थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा सा थिन होता है, इसलिए थिन फिलामेंट कहलाएगा। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, हर एक आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, और ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंड द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। और ये जो थिन फिलामेंट होता है, मतलब जो एक्टिन वाला फिलामेंट होता है वो इनसे क्या होता है, अटैच होता है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड। अब जो ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट होते हैं वो भी इनके मिडल में आपस में जुड़ जाते हैं एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। अब ए और आई बैंड क्या होंगे, अल्टरनेटिवली अरेंज होंगे, मतलब ए आई किसके द्वारा हो जाएंगे, मायोफाइब्रिल्स की एक लेंथ के अनुसार। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेल लाइन, दो सक्सेसिव जेल लाइन के बीच में जो मायोफाइब्रिल का पोर्शन है उसको कंसीडर किया जाता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेल लाइन, दो सक्सेसिव जेल लाइन के बीच में मायोफाइब्रिल का जो पोर्शन होता है वो कंसीडर होता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और उसी को हम कहते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। यहां से सवाल आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है, तो सार्कोमियर को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। इन अ रेस्टिंग स्टेट, अब अगर मैं रेस्टिंग स्टेट की बात करूं तो द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स के दोनों साइड पर जो थिन फिलामेंट्स की एजेस होती हैं वो पार्शियली ओवरलैप करती हैं द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का जो फ्री एंड होता है उसको पार्शियली ओवरलैप करती है, और किसको छोड़ के, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट होता है केवल उसको ओवरलैप नहीं करती, उसको छोड़ देती है। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट एंड कॉल्ड एज एच जोन। एच जोन क्या है, थिक फिलामेंट का एक सेंट्रल पार्ट है जो किसी थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैप नहीं होता, और उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, आप यहां तक एक बार रिवाइज करिए, तब तक मैं पानी पी के वापस आता हूं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन।
Each actin यानी कि thin filament is made up of 2 filamentous actins। हर एक thin filament 2 filamentous actins से क्या होता है, बना हुआ होता है, and helically bound to each other, और helically एक दूसरे से क्या होता है, लपेट दिया जाता है, ऐसे लपेटा जाता है helically। बहुत ही बढ़िया। Each F actin is polymer of monomeric globular actins। जो monomeric globular actins होता है उसका पॉलीमर होता है हर एक F actin। 2 filament of another प्रोटीन, किसी दूसरे प्रोटीन के 2 फिलामेंट ट्राइपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू दी एफ एक्टिन्स। ये भी क्या करते हैं, एफ एक्टिन्स के पास में ही चलते हैं थ्रू आउट डिस्टेंस, पूरी जहां तक इसकी लेंथ होती है उसके साथ साथ में। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोसिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरप्शन। उसको रेगुलर इंटरवल पर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन को रेगुलर इंटरवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन द रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क। ट्रोपोनिन मास्क की एक सब यूनिट होती है द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, और वो क्या होती है, मायोसिन के लिए एक एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। किसके ऊपर होती है, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। वो भी क्या होता है, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। एंड मेनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन, और कई सारे मोनोमरिक प्रोटीन्स भी होते हैं जिनको मेरोमायोसिन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, और वो सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक थिक फिलामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ईच मेरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। हर एक मेरोमायोसिन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोबुलर हेड जिसके अंदर शॉर्ट आर्म होती है और एक टेल होती है। द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मेरोमायोसिन, जिसको हेवी मेरोमायोसिन कहा जाता है, HMM हेवी मेरोमायोसिन। एंड द लेटर द लाइट मेरोमायोसिन, और एक होता है LMM लाइट मेरोमायोसिन। द HMM हेवी मेरोमायोसिन कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। ये क्या करते हैं, ये रेगुलर डिस्टेंस पर बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर दिए जाते हैं। एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं। द सरफेस ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मायोसिन, पॉलीमराइज्ड मायोसिन का जो सरफेस होता है उसके पास में एक दूसरे से किसी एंगल पर अटैच होते हैं। एंड द फिलामेंट इज नोन एज क्रॉस आर्म, और उस फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase, जो ग्लोबुलर हेड होता है वो एक एक्टिव ATPase एंजाइम का काम करता है एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP, और जो ग्लोबुलर हेड होता है वो ATP की क्या होता है, एक बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, और एक्टिन के लिए क्या होता है, एक्टिव साइट की तरह काम करता है। अब देख लीजिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक थ्योरी है जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है उसको बेस्ट तरीके से क्या किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है। व्हिच स्टेट्स दैट, ये थ्योरी बताती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ अ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। जब किसी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर थिन फिलामेंट का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से मतलब स्लाइडिंग हो जाती है, उसकी वजह से मसल्स के अंदर क्या होता है, तो ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, इस थिन फिलामेंट ने क्या किया, इस थिक के ऊपर स्लाइडिंग की जिसकी वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ऐसा बताता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बहुत ही बढ़िया। अब आगे आ जाइए। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल की वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। किससे, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। ए मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। जो मोटर न्यूरॉन है वो मसल फाइबर के साथ में एक मोटर यूनिट के साथ में जुड़ा हुआ होता है। एंड द जंक्शन बिटवीन a motor neuron and
and the sarcolemma of the muscle fiber is called as neuromuscular junction। देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होता है, तो एक जंक्शन है जो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में मसल फाइबर पर देखने को मिलता है, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट कहा जाता है। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, कोई भी न्यूरल सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया है वो इस जंक्शन तक पहुंचता है और रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, यानी कि एसिटाइल कोलिन को, एसिटाइल कोलिन को, जो जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के अंदर। तो इसने न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ा, ये सार्कोलेमा के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। एंड दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, और ये क्या होता है किसी मसल फाइबर्स के द्वारा फैलने लग जाता है। एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, और जैसे ही वो फैलने लगता है तो उसकी वजह से कैल्शियम आयन भी रिलीज होने लग जाता है, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मा के अंदर। एंड इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, और कैल्शियम लेवल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो लीड्स करता है द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, जिसकी वजह से कैल्शियम बाइंड हो जाता है किसी सब यूनिट, ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ में एक एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, और फिर वो क्या करता है, मायोसिन की साइट के लिए एक्टिव होने लग जाता है। तो यहां तक आपको ये पूरा फिलामेंट समझना है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। एंड द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट, और अब जो मायोसिन हेड होगा वो एक्सपोज्ड एक्टिव साइट पर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा ऑन एक्टिन टू परफॉर्म अ क्रॉस ब्रिज को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दीज पुल्स द अटैच एक्टिव फिलामेंट्स, और ये पुल करता है अटैच एक्टिव फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ। एंड द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, और इस एक्टिन के साथ में जो जेड लाइन अटैच है वो कैसे पुल होगी, इनवर्ड्स पुल होगी। एंड देयर बाय कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, और इसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे ही इनवर्ड्स पुल होगी तो सार्कोमियर क्या होने लग जाएगा, शॉर्ट होने लग जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप, और अभी जो आपने स्टेप पढ़े उससे ये क्लियर हो गया है कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ दीज मसल्स, जब मसल्स की शॉर्टनिंग होगी तो उससे एक प्रोसेस होगा, यानी मसल्स शॉर्ट होती जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। एंड द आई बैंड्स गेट रिड्यूस, और आई बैंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जबकि जो ए बैंड्स हैं वो उसकी लेंथ वापस अटेन कर लेगा। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड P1, मायोसिन क्या रिलीज करेगा, एडीपी और P1 को रिलीज करेगा, और वो गोज बैक हो जाएंगे रिलैक्स स्टेट में। ए न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, एक नया एटीपी बाइंड और जो क्रॉस ब्रिज होगा वो भी टूट जाएगा। एंड द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन, और जो एटीपी होगी वो वापस मायोसिन के द्वारा क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइज हो जाएगी। एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की क्या हो जाएगी, साइकिल बन जाएगी। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड, और जो ब्रेकेज होगा वो वापस क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा, कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, और वो वापस स्लाइडिंग करने लग जाएगा। बहुत बढ़िया। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि कैल्शियम आयन वापस से पंप बैक ना होने लग जाए टू द सार्कोप्लाज्मिक क्रिस्टलनी, सार्कोप्लाज्मिक क्रिस्टलनी तक। इसका रिजल्ट होगा कि द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, जो एक्टिन फिलामेंट्स है उसकी मास्किंग होने लग जाएगी। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो जेड लाइंस हैं वो वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी, मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब रिलैक्सेशन हो गया। एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, अब ये जो फाइबर्स हैं इनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो अलग अलग मसल्स में वेरी करता है। एंड रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स, और लगातार रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल का, और वो लीड करता है accumulation of lactic acid के accumulation को लीड करता है due to anaerobic breakdown of glycogen, क्योंकि ग्लाइकोजन का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है और जिसकी वजह से फैटिग कॉज होता है। मसल कंटेन्स रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, मसल के अंदर एक लाल कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। एंड मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन का कंटेंट है वो हाई होता है विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस, जो कि लाल कलर का अपीयरेंस ज्यादा देता है। एंड सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स, और ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं, रेड फाइबर्स कहते हैं। एंड दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो मसल
मसल्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्लेंटी को कंटेन करती हैं एंड विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या करते हैं बहुत ही बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के लार्ज अमाउंट को यूटिलाइज करता है और वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए उसको क्या कर देते हैं स्टोर कर देते हैं। दीज मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो बी एरोबिक मसल्स, और इन मसल्स को इसलिए हम लोग एरोबिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बढ़िया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो सम ऑफ द मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो मायोग्लोबिन को बहुत ही कम क्वांटिटी में कंटेन करती हैं एंड देयरफॉर अपीयर पेल और व्हाइटिश, इसीलिए वो थोड़ी व्हाइटिश होती हैं या फिर थोड़ी डाउन कलर की होती हैं। एंड दीज आर दी व्हाइट फाइबर्स, और व्हाइटिश होने के कारण इसको क्या कहा जाता है व्हाइट फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन देम, इन मसल्स के अंदर व्हाइट फाइबर्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो भी बहुत ही कम होता है, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एंड दे डिपेंड ऑफ एनएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और ये एनर्जी के ऊपर एनएरोबिक प्रोसेस में डिपेंड करते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मसल्स के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन तब तक मैं एक बार वापस पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए ताकि आपको भी एनर्जी मिलेगी और मेरे को भी एनर्जी मिल जाएगी। Now we are start skeletal muscles. ओ भाई इधर देखो, इधर 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 इधर। स्केलेटल मसल्स क्या है देखिए। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। देखिए स्केलेटल सिस्टम में हड्डियां होती हैं और कार्टिलेज होता है, सीधी सी बात है। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। हमारी बॉडी कोई भी मूवमेंट बताती है तो उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है स्केलेटल सिस्टम का। इमेजिन च्यूइंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स बोन्स। देखिए आपके लिम्स की बोन नहीं है, फिर आप कैसे वॉकिंग करोगे? या फिर मान लीजिए आप खाना चबा रहे हैं लेकिन जो आपकी जॉ है वो है ही नहीं, तो आप खाना कैसे चबाएंगे? ये सारी चीजें सोचिए। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन और कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है एंड द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, और इनके अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है उसकी वजह से, एंड लेटर हैज स्लाइटली फ्लाइबल मैट्रिक्स, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा फ्लाइबल मैट्रिक्स होता है क्योंकि इसमें कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट भी पाया जाता है। कैल्शियम सॉल्ट की वजह से हार्ड मैट्रिक्स होता है और कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स की वजह से फ्लाइबल मैट्रिक्स इन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। इन ह्यूमंस बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपको अच्छे से पता लगाना है, एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस, और कई सारी छोटी छोटी कार्टिलेज भी देखने को मिल जाती हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 206 बोन्स होती हैं और कुछ फ्यू कार्टिलेज देखने को मिल जाती हैं, एंड इट इज ग्रुप इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स, और इसको हमने 2 प्रिंसिपल डिवीजन के अंदर क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है। अब ध्यान से समझिए कि क्या होता है। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी, वापस से बताता हूं। देखिए बोन और कार्टिलेज जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट है, और कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट की वजह से फ्लाइबल मैट्रिक्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इस सिस्टम में लगभग 206 हड्डियां होती हैं और कुछ कार्टिलेज पाया जाता है, एंड इट इज ग्रुप इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन, और इसको 2 प्रिंसिपल डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। द एक्सियल एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर एक्सेलेटन। अब अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करूं तो इसमें 80 हड्डियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां होती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी की जो मेन एक्सिस है उसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे कि स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, ये सब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। सबसे पहले मैं अगर स्कल की बात करूं तो ये कंपोज्ड होता है, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स।
जो स्कल्स है उसके अंदर हमारी दो हड्डियों के पाई जाती है, एक होती है क्रेनियल और एक होती है फेशियल। ध्यान से समझो, हड्डी की बात चल रही है कि आपके शरीर में हड्डियां कहाँ होती हैं, कैसे किस तरीके से अरेंज होती हैं। तो स्कल मतलब आपकी खोपड़ी, उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है क्रेनियल और एक होता है फेशियल। क्रेनियल मतलब ऊपर वाला, फेशियल मतलब आपके फेस वाला। अब यहाँ पर हड्डियां कैसे होती है ध्यान से समझिए। टोटल 22 हड्डियां होती हैं इस पूरे आपके हिस्से में, इतने वाले हिस्से में आपके टोटल 22 हड्डियां होती हैं। क्रेनियल बोन्स की अगर बात करूं तो ये 8 होती है। तो पीछे कितनी बची, 22 में से 8 गए तो बताओ, 8 और 18 10 और 4 14 हड्डियां बची समझी। एंड दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, और ये क्या करती हैं, एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती हैं। क्रेनियम फॉर द ब्रेन, ब्रेन के लिए एक क्रेनियम का फॉर्मेशन होती है। फेशियल रीजन जो होता है उसमें 14 स्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं व्हिच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाते हैं। तो इस फ्रंट पार्ट में 14 हड्डियां होती हैं और इस ऊपर वाले पार्ट में 8 हड्डियां देखने को मिलती हैं। ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। हमारी जो बकल कैविटी है उसके बेस पर एक यू शेप की बोन पाई जाती है जिसको हायोइड बोन कहा जाता है। तो ये भी हायोइड बोन इंपॉर्टेंट है। ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टाइनी मोल्स। हमारे जो कान होते हैं उस कान के अंदर दोनों में, इस कान में भी और इस कान में भी 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसका नाम है मेलस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये ध्यान रखना। कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स, और ये तीनों हड्डियां जब मिलती है तो इनको ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। The skull region articulates with the superior region of the, जो स्कल रीजन होता है वो सुपीरियर रीजन जो होता है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का, उसके साथ में आर्टिकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्यूपाइड कॉन्डाइल्स, जिसको डाइकॉन्डिलिक स्कल भी कहा जाता है। तो अब आपका स्कल कैसे होता है उसको मैंने समझा दिया। अब एक बार आप स्कल आपकी खोपड़ी को देख लीजिए। ये ऐसा होता है आपका स्कल, ऐसी होती है आपकी खोपड़ी, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका ऐसा होता है चेहरा। ये है फ्रंटल बोन, मतलब ये देखिए ये आगे वाली बोन है, ये है स्फेनोइड बोन जो इसके थोड़ी सी नीचे है, फिर इथेमोइड बोन, ये देखिए ऐसे ऊपर होती है आंख के पीछे, लैक्रेमाइल बोन उसके पास होती है, नेजल बोन जो नाक के ऊपर होती है, जाइगोमेटिक बोन जो इस पीछे वाले हिस्से में होती है, ये अंदर की साइड होती है, आपको दिखेगी नहीं। मैक्सिला होती है दांतों के अंदर साइड, अपर साइड में। मैंडिबल होती है जो नीचे की ओर होती है, ये होती है हायोइड बोन, देखिए ये यू शेप की है, ये यू शेप बना रही है, ठीक है। ऑक्यूपिटल कॉन्डाइल होती हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, ऑक्यूपिटल बोन होती हैं जो यहाँ होती है, टेम्परल बोन होती है जो इधर मिड में इतनी होती है, और ये पूरी इतनी बड़ी पैराइटल बोन है यहाँ पर। तो ये ऐसे पूरा तुम्हारा हड्डियों का ढांचा है इस पूरे चेहरे के अंदर। इसको आप ध्यान से अगर देख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पर होती हैं। अब चलो, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ठीक है। देखिए, अवर वर्टिब्रल कॉलम, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रे एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 एक परफेक्ट तरीके से यूनिट्स होती हैं जिसको हम वर्टिब्रे कहते हैं, और ये डॉर्सल तरीके से क्या हो जाती हैं, प्लेस हो जाती हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, ये कहां से शुरू होती है, हमारी स्कल की बेस जो है, ये मेरा स्कल है, यहाँ की जो बेस है ये बेस यहां से शुरू हो जाएगी ये चीज, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, और आपकी जो मेन फ्रेमवर्क है ट्रंक की वहां तक जाती हैं। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, हर एक वर्टिब्रा जो होता है उसमें एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है, जैसे कि न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास, जिसके उस होलो सेंट्रल न्यूरल कैनाल के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलास, जो पहला वर्टिब्रा होता है वो एटलास होता है, एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्यूपाइटल कॉन्डाइल्स, और ये आर्टिकुलेट करता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ में। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, अलग-अलग तरीके से डिफरेंशिएट होती है, मतलब सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है, थोरेसिक में 12 होती हैं, लुम्बर में 5 होती हैं, सैक्रल में 1 फ्यूज होती है, और कोशिकियल में 1 फ्यूज होती है। ये रीजन्स हैं जो कि स्कल से शुरू होते हैं और लास्ट तक खत्म होते हैं। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, सर्वाइकल वर्टिब्रा की अगर मैं संख्या बताऊं तो 7 होती हैं इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स को मिला दूं तो उसको भी मिलाकर।
बहुत ही बढ़िया। अब देखिए द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड्स। जो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एंड सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। और ये हमारे हेड को क्या करती है, सपोर्ट करती हैं और एक अटैचमेंट के पॉइंट्स की तरह सर्व करती हैं फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। हमारा जो बैक का मसल्स है उसको भी प्रोटेक्ट करती हैं। अब आ जाइए स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल ऑफ थोरैक्स। हमारा जो थोरैक्स होता है उसके वेंट्रल साइड में मिडल में एकदम फ्लैट बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग वर्टिब्रल कॉलम को देख लीजिए। ये होती है वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आप खूबसूरत चीज देख रहे हैं ये है वर्टिब्रल कॉलम। बेसिकली यहाँ से शुरू होती है फिर ये यहाँ तक चलती है, मतलब ऐसे 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 ये चलती है। ये है वर्टिब्रल कॉलम। देखिए ये ऐसे चलती है, ये ऐसे। अरे रीढ़ की हड्डी, सीधी सी बात है, रीढ़ की हड्डी। अब समझ में आ गया बस। अब देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा ये वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, इतना भाग। ये है लुम्बर वर्टिब्रा, इतना भाग। इसके अंदर इनवर्टिब्रल डिस्क है, इसके अंदर सैक्रम भी है और इसको कहते हैं कोकाइक्स। ठीक है, ये टेल बोन होती है। बहुत बढ़िया। ये सारा पॉइंट क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, राइट तरीके से लैटरल व्यू ले रखा है। अब आगे बढ़िए, आगे है स्टर्नम। अब स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स की वेंट्रल साइड पर जो मिड लाइन होती है वहां पर एक फ्लैट बोन है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स के 12 पेयर होते हैं, मतलब टोटल कितनी होगी, 24 रिब्स हो गई। रिब्स मतलब पसलियां। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। हर एक रिब के अंदर एक पतली फ्लैट बोन होती है जो कनेक्ट होती है डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, एंड वेंट्रली टू द वही हर एक रिब जो है फ्लैट बोन होती है। अब डोर्सल साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ में कनेक्ट होगी और वेंट्रल साइड में स्टर्नम के साथ में होगी। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड। इसका जो डोर्सल एंड होता है उसमें 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं और इसलिए इसको बाइसेफेलिक कहा जाता है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, पहले जो 7 पेयर होते हैं रिब्स को उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स एंड डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रा। और पीछे की ओर ये थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ जाते हैं एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। और आगे की ओर ये क्या होते हैं, स्टर्नम से जुड़ जाते हैं। किसकी हेल्प से, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। द 8, 9 एंड 10 पेयर ऑफ रिब्स। अब रिब्स का जो 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा होता है डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होते स्टर्नम के साथ में, बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन जो 7th रिब होती है उसके साथ में जॉइन होते हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद। बहुत ही बढ़िया। एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, मतलब कि फॉल्स रिब्स कहते हैं। लास्ट के 2 जोड़े जो होते हैं 11th एंड 12th ऑफ द रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वो वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केज। जब थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स और स्टर्नम आपस में मिल जाते हैं तो वो एक रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गार्डलेस कॉन्स्टिट्यूट। अब मैं इसकी स्टर्नम की बात कर देता हूं। देखिए ये ऐसा है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, रिब केज है। देखिए इसमें स्टर्नम पाया जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है और इसके अंदर फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स। 1 से लगाकर 7 तक तो क्या है, ट्रू रिब्स है। 8, 9, 10 क्या है, फॉल्स रिब्स है। और 11 और 12 क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा ये सामने जो स्ट्रेट हड्डी दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। ये जो दिख रही है ये आपकी पसलियां है, इसका मतलब ये क्या है, रिब्स हैं। और ये जो बैक साइड में आपको दिख रहा है ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी कर ली। तो इस डायग्राम को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, द बोन ऑफ लिम्ब। अब हमारी जो लिम्ब की बोन होती है अलोंग विद देयर गार्डलेस कॉन्स्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ में जो हमारी लिम्ब्स की बोन होती है, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। हर एक लिम्ब जो होती है वो 30 बोन की बनी हुई होती है। एंड द बोन्स ऑफ द हैंड, 4 लिम्ब्स, हमारे जो हैंड की बोन्स होती है जिसको हम 4 लिम्ब्स कहते हैं, आर ह्यूमरस। वो क्या होती है, ह्यूमरस होती हैं और रेडियस होती हैं और उल्ना होती हैं। कार्पल्स वर्स्ट बोन्स 18 नंबर्स, जो कि 8 संख्या में होती है, जिसकी संख्या कितनी है, 8 है। बहुत ही बढ़िया। मेटाकार्पल्स जो पाम्स की बोन्स होती हैं जो कि 5 होती हैं। एंड द फेलेंगस जो कि डिजिट्स हैं 14 होती हैं संख्या के अंदर। फीमर जो कि थाई की बोन होती है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है। ये याद रखना, यहाँ से सवाल आता है कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन है, फीमर। फीमर
और सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिस। टिबिया एंड फिबुला टर्सल्स जो कि एंकल बोन है जो कि 7 होती है संख्या में, मेटाटार्सल्स जो कि 5 होती हैं, फेलेंगस जो कि 14 होती हैं, एंड द बोन्स ऑफ द लेग्स और हमारे पैरों की बोन्स होती है जिसको हिंड लिम्स कहते हैं। एक कप शेप बोन्स होती हैं जिसको पैटिला कवर करता है नी को वेंट्रली और उसको नी कैप कहा जाता है। ये देखिए ये आपके पसली वाला हिस्सा है, फिर ये आपका कंधा है, ये एक बोन होती है यहाँ पर इस जगह पर आपके बॉडी में, यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको कहा जाता है क्लेविकल। फिर ये आपकी रिब के नीचे एक हड्डी होती है जिसको कहता है स्केपुला। फिर ये आपकी हाथ की ये वाली जो हड्डी है इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। फिर आपकी हाथ की ये वाली जो हड्डी है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। फिर उसके नीचे भी एक हड्डी होती है उसको कहते हैं उल्ना। फिर आपके पाम की ये इधर वाली हड्डी है उसको हम कहेंगे कार्पसल्स। उसके नीचे ये वाली जो हड्डियां हैं उसको हम कहेंगे मेटाकार्पसल्स, और उसके आगे उंगलियों की जो छोटी छोटी हड्डियां उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेलेंगस कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए pectoral and pelvic girdle bones help in the articulation of the upper and the lower limbs respectively। जो pectoral होता है बोन वो upper limb के articulation में मदद करता है और जो pelvic girdle है वो lower limbs के articulation में क्या करता है? मदद करता है। with the axial skeleton के साथ में each girdle is formed of 2 halves। हर एक girdle 2 आधे half से बना हुआ होता है and each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and scapula। पेक्टोरल ग्रिडल का हर एक हाफ जो होता है वो क्लेविकल और स्केपुला से बना हुआ होता है। स्केपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। जो स्केपुला होती है वो बहुत ही बड़ी ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो कि सिचुएटेड होती है डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स में। थोरैक्स का जो डॉर्सल पार्ट होता है उसमें बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब्स, दूसरी और 7th रिब्स के बीच में। एंड द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला, स्केपुला के पीछे वाली फ्लैट और ट्रायंगुलर बॉडी जो है वो स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइन, एंड विच प्रोजेक्ट फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्रोमियोन। स्पाइन क्या करती है? एक फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस करती है जिसको हम एक्रोमियोन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए द क्लेविकल, ध्यान से समझना, द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस। जो क्लेविकल होता है वो इसके साथ में आर्टिकुलेट करता है। अब एक्रोमियन के नीचे इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनोइडल कैविटी। एक्रोमियन के नीचे भी एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, एंड विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो कि ह्यूमरस के हेड के साथ में क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है शोल्डर के जॉइंट को। ईच क्लेविक इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन। जितने भी क्लेविकल होते हैं वो एक लॉन्ग सिलेंडर बोन्स होते हैं जिसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं, एंड दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कोलर बोन। और इस बोन को कॉमनली हम क्या कहते हैं? कोलर बोन कहते हैं। पेल्विक ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल बोन्स। जो पेल्विक ग्रिडल होता है उसमें 2 कोएक्सियल बोन्स पाई जाती हैं, एंड ईच कोएक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। और हर एक कोएक्सियल बोन जो है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, और वो 3 बोन का नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ध्यान से समझना, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के पॉइंट पर अबव बोन्स इज कैविटी इज कॉल्ड एज एसेटेबुलम। एक कैविटी होती है जिसको एसेटेबुलम कहा जाता है जिससे थाई बोन आर्टिकुलेट आती हैं। एंड द 2 हाफ ऑफ द पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल की जो 2 हाफ हैं वो क्या करती हैं? वेंट्रली मिलती हैं और फॉर्म करती हैं प्यूबिक सिंपैथिस को, और वो भी फाइब्रिस कंटिन्यूअस करता है। अब ये आपकी पैरों की हड्डी की बात करते हैं। ये आपके पैर की हड्डियां देख लीजिए बेशक। ये आपका पैर है, ठीक है। इसमें इधर एक हड्डी होती है जिसको इलियम कहते हैं, इधर कोक्सल बोन और इधर सैक्रम होती है। फिर ये प्यूबिस है और इसको इस्चियम कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी की जिसको फीमर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। पिटेला होती है जो कि आपके घुटनों के ऊपर होती है, इसको नी कैप कहा जाता है। टिबिया होती है जो इसके घुटनों के नीचे वाली हड्डी है, और इसके पीछे वाली हड्डी को फेबुला कहा जाता है। फिर नीचे टैर्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंगेस, ये क्या होती है? पैरों की हड्डियां होती हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये पैरों के अंदर ऐसा सिस्टम होता है। अब अगर मैं बात करूं जॉइंट्स की, कि जॉइंट्स क्या होता है? अरे थक गया क्या? थक गया? क्या हुआ? थक गया? थकना नहीं है ऐसे। अब लास्ट टॉपिक बचा है, हो जाएगा 5-1 मिनट में। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जॉइंट्स जो है वो सभी प्रकार के मूवमेंट्स के लिए एसेंशियल है, इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चाहे हमारे शरीर का हड्डी वाला स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, उसके लिए भी एसेंशियल है। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन। लोकोमोटरी मूवमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं होता इस जॉइंट्स को लेकर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो
Joints are points of contact between bones. Bones के बीच में जो कांटेक्ट होता है, वहां पर जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं जॉइंट। और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, या फिर कार्टिलेज के बीच में भी देखने को मिलता है या फिर बोन्स के बीच में भी देखने को मिलता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स, मसल्स के द्वारा जो फोर्स जनरेट होती है इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट। उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट कैरी होता है और उसका मूवमेंट जॉइंट के द्वारा होता है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज ए फुलक्रम, जॉइंट फुलक्रम की तरह एक्ट करते हैं। इन द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट, और इस जॉइंट पर जो मूवेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। जॉइंट जो होता है वो 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म में बटा हुआ होता है, जिसका नाम है फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। एक होता है फाइब्रस, एक होता है कार्टिलेजिनस और एक होता है साइनोवियल। अब मैं सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट की बात करूं, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करता एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स। और ऐसा जॉइंट आपको फ्लैट स्कल बोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जो फ्यूज करता है एंड टू एंड किसकी, डैश फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, किसके, स्ट्रक्चर्स और क्रेनियम की फॉर्म में। अब आ जाइए कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, तो द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज की तरफ से क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है इन द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, और एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट हो जाती है इन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और ये जो पैटर्न है ये परमिट करता है लिमिटेड मूवमेंट को, कार्टिलेजिनस जॉइंट। एक होती है साइनोवियल जॉइंट, ये कैरेक्टराइज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है, उसके आधार पर कैरेक्टराइज होती है एंड बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, दो बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसके बीच में होती है एंड सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसीडरेबल मूवमेंट। और ये अरेंजमेंट क्या करता है, कंसीडरेबल मूवमेंट बताता है। एंड दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन, और ये है जॉइंट किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड मेनी अदर मूवमेंट्स के अंदर भी ये हेल्प करता है। बॉल की बात करूं या फिर सॉकेट जॉइंट की बात करूं, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रेड, ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रेड के बीच में हिंज जॉइंट क्या होता है, नी जॉइंट कहते हैं। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, जो कि एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, जो कि कार्पल्स के बीच में होता है एंड सैडल जॉइंट क्या है, जो कि कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब लास्ट में देखिए कि आपके मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं मसल्स और स्केलेटल सिस्टम से। आजा बीमारी बताता हूं, आजा बीमारी बताता हूं। कौन सी बीमारी, जो आपकी मसल्स और स्केलेटल सिस्टम से होगी। अब तो लास्ट टॉपिक है, अब तो देख लो, देखो मायस्थेनिया ग्रेविस एक बीमारी है जो कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर से होती है। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को इफेक्ट करती हैं, जिससे फैटिग हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। एक डिजीज है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, जिसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होती है स्केलेटल मसल्स की, मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसी बीमारी होती है। एक है टेंटनी, जो कि रैपिड स्पैम्स होता है, यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, बहुत ही बढ़िया। एक होता है आर्थराइटिस, ये क्या है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एक डिक्रीज बोन मास की वजह से होता है या फिर इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, एस्ट्रोजन का जो डिक्रीज होता है लेवल, तो उसकी एक बीमारी है गॉट, जो कि जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से होता है। ये कुछ इसकी बीमारी है और आज हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर की, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बेटा, आज हमारा जो ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो मेरा लेक्चर देखना है प्लस एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें आप, दूसरा पॉइंट यही है कि इसमें आपको क्या करना है, एक पूरा फ्लो चार्ट बनाना है और उसके हिसाब से पढ़ना है कि भाई कौन सी हड्डी है, जैसे फेशियल बोन कितनी होती है, क्रेनियल बोन कितनी होती है, अलग अलग हड्डियां कौन सी हैं उसके बारे में देखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपको डायग्राम्स भी देखने हैं, क्योंकि जब आप डायग्राम देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये हड्डी यहाँ पर है, ऐसी दिखाई देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट करना है और उसके बाद में आप लोगों को और किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। इतना पॉइंट भी आप लोग कर दोगे तो फिर बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ है। ये सारे पॉइंट्स क्या है, मोर देन इनफ हैं। ठीक है, अब जाते जाते आप लोगों को मैं थैंक यू कहता हूं, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, परंपरा को हमें भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है,
ये आपका छोटा सा थैंक यू है। आज आपको स्माइल भी बना देते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी स्माइल है, ठीक है ना। स्माइल अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको जाते जाते 2 लाइन सुना देते हैं और फिर उसके बाद में हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। चलिए अब आपको कुछ एक लाइन बना देते हैं। सुनो, तैयार हो? तैयार हो? सुनाई जाए लाइन, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको लगातार कोशिश करने रहना है और सिलेक्शन लेके रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, टाटा, बाय बाय।